हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक इन अंजीर सिंह एकेडमी। लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। फंक्शन है, आपसे ये बता दिया था आपको कि फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शन कितने तरह के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाएंगे, फंक्शन को आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे और फंक्शन से वैल्यूज कैसे रिटर्न कराएंगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली और आज हम बातें करेंगे, आज हम सीखेंगे वेरिएबल स्कोप के बारे में कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। और आज हम जानेंगे कि अगर म्यूटेबल इम्यूटेबल पैरामीटर्स अगर फंक्शन को दिए जाए तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, हम कैसे एक फंक्शंस के थ्रू वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और हम कैसे फंक्शंस को थ्रू वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। इन सभी बातों को जानेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल स्कोप के बारे में कि आखिर वेरिएबल स्कोप होता क्या है। देखिए, स्कोप का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल इन अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, कि कोई भी वेरिएबल किसी दूसरे पार्ट्स में एक्सेसिबल है या नहीं है, इसे हम वेरिएबल स्कोप कहते हैं। और जो पाइथन के स्कोप रूल्स की अगर हम बात करें तो वो डिसाइड करता है कि कौन सी पर्टिकुलर वेरिएबल उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के उस पार्ट के अंदर एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम के अंदर में कई सारे फंक्शन हैं, तो क्या एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन की वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है? क्या एक फंक्शन मेन के अंदर कोई वेरिएबल बना हुआ है उसे एक्सेस कर सकता है? हम इन सभी चीजों को देखेंगे इस वेरिएबल स्कोप की मदद से। हम आपको बताएं कि कितने तरह के वेरिएबल स्कोप होते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए कि there are two types of the variable scope. One is called global scope and second is called local scope. ये ग्लोबल और लोकल का क्या कंसेप्ट है? देखिए, ग्लोबल का मतलब हो गया जो प्रॉपर्टी ग्लोबल है, जो ग्लोबल प्रॉपर्टी और सबके लिए अवेलेबल है। अगर किसी चीज को हम भी एक्सेस कर पा रहे हैं, आप भी एक्सेस कर पा रहे हैं, वो भी यूज कर पा रहा है, वो भी यूज कर पा रहा है, दैट इज द ग्लोबल। लोकल का मतलब है उसका सिर्फ इस्तेमाल मैं कर पा रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कर रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो दैट इज द लोकल। तो ग्लोबल और लोकल का यहां पे समझिए कि प्रोग्राम के अंदर क्या यूज है। अगर कोई वेरिएबल किसी मेन प्रोग्राम के अंदर में मेन ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया हुआ है तो वो ग्लोबल स्कोप के साथ होता है, या वो वेरिएबल किसी फंक्शन में नहीं हो, प्रोग्राम के सबसे ऊपर डिफाइन कर दिया गया हो, तो भी वो ग्लोबल स्कोप के में काउंट किया जाएगा। और द वेरिएबल व्हिच इज हैविंग द ग्लोबल स्कोप दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, डिफाइंड इन अ मेन प्रोग्राम कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल एंड इट हैज अ ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब हो गया कि वेरिएबल डिफाइन इनसाइड द फंक्शन। अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन है तो वो लोकल स्कोप के साथ होगा और उस वेरिएबल का इस्तेमाल आप उस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, उसे फंक्शन से बाहर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है, लेकिन अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करें तो सिर्फ लोकल फंक्शन ही उसे यूज कर पाएंगे, या वो फंक्शन यूज कर पाएंगे जिसके अंदर उस वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। कंटेनर फंक्शन, कंटेंट फंक्शन ही उसे यूज कर सकता है। अगर हम स्कोप की बात करें तो इसके साथ एक टर्म और जुड़ता है जिसका नाम है लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि हर एक वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है और द लाइफ टाइम इज टोटली डिपेंड अपॉन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। अगर वेरिएबल का स्कोप लोकल है तो लाइफ टाइम भी उसका लोकल टू फंक्शन ही होगा। अगर कोई वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पा रहे हैं, हम सिर्फ एक फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो फंक्शंस के तहत ही होगा। फंक्शन का जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो वेरिएबल क्रिएट होगा, फंक्शन जब टर्मिनेट कर जाएगा तो वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही वेरिएबल कोई वेरिएबल अगर उसी जगह पे ग्लोबल स्कोप के साथ है, इसका मतलब कि उसे कोई भी यूज कर सकता है, प्रोग्राम के किसी पार्ट में इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी फंक्शंस के थ्रू यूज हो सकता है, तो इसका मतलब उसका जो स्कोप, उसका जो लाइफ टाइम होगा वो टिल प्रोग्राम होगा। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं, और जब प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा, उसी समय उस वेरिएबल का लाइफ भी खत्म हो जाएगा। तो लाइफ टाइम भी समझ लिए आप, तो आपने ये समझ लिया कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, स्कोप होते कितने तरह के हैं, ग्लोबल स्कोप क्या है, लोकल स्कोप क्या है और लाइफ टाइम क्या होता है। चलिए मैं इसको जरा एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं कि एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है लोकल वर्सेस ग्लोबल का, और जैसे आप यहां पे देखिए कि यहां पे चेक नाम का एक फंक्शन बनाया जा रहा है। सबसे पहले हमने डेफ स्टेटमेंट लिखा, फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमें डेफ स्टेटमेंट की जरूरत होती है। चेक, अगर आपको अभी तक फंक्शन लिखने नहीं आया तो आप हमारे पीछे के वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इस फंक्शंस के अंदर मैंने एक एलएन अमाउंट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको एक वैल्यू असाइन की। फिर मैं इस फंक्शंस के अंदर एलए अमाउंट और जीनम को प्रिंट कर रहा हूं कि जीनम क्या है अभी पता चल जाएगा। जैसे ही आप नीचे आते हैं आपके पास मेन ब्लॉक है, मेन ब्लॉक के अंदर में आपने जीनम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी वैल्यू आपने 100 दे रखी है। आपने यहां पे चेक फंक्शन को कॉल किया, आपका एग्जीक्यूशन यहां चला जाएगा, एलए अमाउंट की वेरिएबल क्रिएट, यहां पे एलए अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये वेरिएबल तब क्रिएट होगा जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट स्टार्ट, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे इसको वैल्यू 2500 मिल चुकी है। अब ये इनसाइड द फंक्शन चेक करेगा, वहां पे एलए अमाउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा,
उसके बाद जीनम की वैल्यू ये 100, यानी कि ये मैसेज देगा इनसाइड फंक्शन 2500 एंड प्लस 100, ये दो वैल्यू यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाएगा। फिर कंट्रोल यहाँ से वापस आ जाएगा इस जगह पे, क्योंकि फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट था ये। वापस आते ही ये क्या करेगा, इनसाइड द मेन ब्लॉक का मैसेज दिखाएगा, फिर जीनम को प्रिंट करेगा और एलए अमाउंट पे आते ही एरर मैसेज आ जाएगा। एलए अमाउंट पे आते ही एरर मैसेज आ जाएगा, और एरर मैसेज आने का जो कारण है वो कारण ये है क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दिस वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड ऑफ दिस फंक्शन, और इसका जो स्कोप है वो लोकल टू फंक्शन है, और इसका जो लाइफ टाइम है वो इस फंक्शन के साथ ही एग्जिस्ट होता है। जैसे ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ये मेमोरी में क्रिएट होगा, ये रेफरेंस क्रिएट होगा, किसी ना किसी लोकेशंस को रेफर करेगा जहां पे वैल्यू 2500 की होगी, और जैसे ही ये स्टेटमेंट इस जगह पे पहुंचता है, यानी कि कंट्रोल यहां से बाहर निकल रहा होता है, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है मेमोरी के अंदर से। तो लाइफ टाइम खत्म हो गई ना, वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मिलेगा कहां से इसे? तो that variable is not available at this time, so you will get an error message, और वो error message मिलेगा name error, name LA amount is not defined। तो ये तो आपने एक एग्जांपल समझा। आइए एक बार दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। यहां पे क्या कंसेप्ट है, यहां पे लोकल हाइड्स ग्लोबल करता है। यहां पे मैं जो आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि लोकल ग्लोबल को हाइड कर देगा। कैसे हाइड कर देगा, जरा देखिए। यहाँ पे LA अमाउंट नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे चेक फंक्शन के अंदर बना रखा है, और उसी नाम का फंक्शन मैंने यहाँ भी बना रखा है, सॉरी उसी नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ भी बना रखा है। तो अब आप देखिए, आपके पास LA अमाउंट इस जगह भी है और LA अमाउंट आपके पास इस जगह भी है, तो दो जगह आपके पास LA अमाउंट है। जब आप फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो हम सभी को पता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस जगह से स्टार्ट होगा। सबसे पहले जीनम नाम का एक वेरिएबल बनेगा, यानी कि प्रोग्राम की कंप्यूटर की मेमोरी में 100 रिजर्व होगी, उसका एड्रेस जीनम को दे दिया जाएगा। एक 200 के लिए वैल्यू रिजर्व होगी, उसका एड्रेस LA अमाउंट को दे दिया जाएगा, लेकिन ये LA अमाउंट ग्लोबल है, ये मेन ब्लॉक के अंदर बना हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए कि मेन ब्लॉक है, इस मेन ब्लॉक के अंदर ये दो वेरिएबल बना, जीनम और LA अमाउंट। LA अमाउंट ये मेन के अंदर बना। आपने यहां से फंक्शन को कॉल किया तो क्या हो गया, एक चेक का स्पेस क्रिएट हो गया। अब चेक के अंदर में क्या होगा, LA अमाउंट नाम का वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू 2500 हो जाएगी। यहां जब LA अमाउंट को प्रिंट करेंगे तो ये 2500 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि चेक को LA अमाउंट पहले ये वाला मिल जाएगा। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल के स्कोप को हाइड कर देते हैं, ग्लोबल की विजिबिलिटी को खत्म कर देते हैं लोकल, अगर उसी नाम का वेरिएबल दोनों ही जगह पे होगा तो। उसके बाद आप प्रिंट जीनम करोगे तो ये जीनम यहीं से उठाएगा, क्योंकि जीनम यहाँ ग्लोबल स्कोप के साथ है, तो 100 प्रिंट कर देगा। जब वापस आएंगे तो यहाँ पे इनसाइड मेन ब्लॉक में जीनम की वैल्यू तो ये 100 ही प्रिंट करेगा, लेकिन LA अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे 200 मिलेगा। तो आउटपुट देख लीजिए, आपको ये आउटपुट मिलने वाला है। इसको चलिए मैं पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो चलिए, मैंने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर लिया है, मेरा इंटरप्रेटर स्टार्ट हो गया, पाइथन इंटरप्रेटर। तो आइए मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। मैंने एक फंक्शन 1 बनाया, और फंक्शन 1 के अंदर में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया f1 के नाम से, और इसकी वैल्यू मैंने डाल दी 100। ठीक है, सॉरी, f1 की वैल्यू डाल दी 100, और यहाँ पे मैं प्रिंट f1 करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम से बाहर आ जा रहे हैं। यहाँ पे डेफ मैंने फंक्शन 2 लिया, और फंक्शन 2 के अंदर में एक f2 नाम का वेरिएबल बना दिया, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 200। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट में f2 करा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस जगह तक। यहाँ पे मैं मेन ब्लॉक के अंदर में आ जा रहा हूँ, ये मेरा मेन ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक m1 नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 300। ठीक ना, और यहाँ पे मैं m1 को प्रिंट करा दे रहा हूँ। चलो यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब मैंने क्या किया, फंक्शन 1 को कॉल किया, फंक्शन 2 को कॉल किया, m की वैल्यू मैंने पहले ही प्रिंट करा दी है, या चलिए इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं बाहर रख लेता हूं, मतलब इस फंक्शंस के बाद प्रिंट कराता हूं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैंने फंक्शन कॉल आपको दिखाया है। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ टेस्ट के नाम से। आपको पता है कि दिस इज माय फेवरेट नेम, मैं हमेशा टेस्ट के नाम से सेव करता हूँ प्रोग्राम को, क्योंकि टेस्टिंग मोड में है। तो अब देखो, इसने 100, 200, 300 दिखा दिया। कैसे दिखा दिया, सबसे पहले एग्जीक्यूशन आपका इस जगह से स्टार्ट हुआ होगा, m1 की वैल्यू 300 हो गई होगी, इसने फंक्शन 1 को कॉल किया, यहां से कंट्रोल उठ के सीधा इस फंक्शन 1 के पास आ गया होगा। आते ही क्या हो गया, कंप्यूटर की मेमोरी में f1 नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया, और ये f1 वेरिएबल जो है वो लोकल टू फंक्शन 1 है, लोकल टू फंक्शन 1 है। यहां से इसने प्रिंट f1 कर दिया। प्रोग्राम टर्मिनेट होते ही क्या हो गया, यहाँ पे f1 इस जगह पे, जैसे यहां से कंट्रोल बाहर निकल रहा था, तो यहाँ पे आते ही f1 डिस्ट्रॉय हो गया होगा, f1 डिस्ट्रॉय हो गया होगा। कंप्यूटर की मेमोरी में अब f1 नाम का कोई रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को।
इसके बाद क्या होगा कि कंट्रोल वापस यहां आएगा, यहां के बाद अब कुछ और है नहीं तो फंक्शन 2 यानी कि कंट्रोल यहां से उठ के अब इस जगह पे आएगा। इस जगह पे आते ही क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में आपका ये वेरिएबल यानी कि ये लोकल टू फंक्शन 2 यानी कि ये क्रिएट होगा। यहां पे F1 क्रिएट हो रहा है, F1 क्रिएट हो रहा है और उसको एक रेफरेंस मिल जा रहा है। रेफरेंस किसका मिल रहा है, 100 का। यहां पे क्या हो रहा था, F2 क्रिएट हो रहा था और F2 क्रिएट होकर इसको रेफरेंस मिल जा रहा है 200 का। फिर यहां से 200 प्रिंट भी हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद कर्सर जैसे इस जगह पे आएगी इसके बाहर, तो यहां पे आने से पहले ये क्या होगा, F2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। F2 का लाइफ टाइम खत्म हो चुका है, यहां पे डिस्ट्रॉय हो गया और प्रोग्राम में आपको कोई एरर नहीं मिला। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट M1 है, M1 क्योंकि यहाँ पे पहले ही एग्जिस्ट हो चुका था। ये M1 जो था वो पहले ही आपका एग्जिस्ट हो गया था, तो यहाँ पे M1 शुरू में ही क्रिएट हो चुका था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, M1 क्रिएट हो गया था यहाँ पे और ये ग्लोबल था। ये ग्लोबल टू टेस्ट प्रोग्राम, मैं test.py लिख दे रहा हूं, test.py के लिए ग्लोबल था, यानी कि इसको कोई भी यूज कर सकता है। ऐसे कैसे कोई भी यूज कर लेगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रिंट M1। मैंने यहाँ पे प्रिंट M1 लिखा, मैंने यहाँ भी प्रिंट M1 लिखा, प्रिंट M1 लिखा और M1 की वैल्यू क्या है आपकी 300। मैं इसको सेव करता हूं, सेव करके मैंने प्रोग्राम को रन करा दिया। तो अब जरा ध्यान से देखिए, पहले ये F1 ने 100 प्रिंट किया, ठीक है, फिर फंक्शन 1 ने M1 की वैल्यू प्रिंट की जो 300 है, फिर आपका फंक्शन 2 है जिसने 200 प्रिंट किया। ध्यान दीजिएगा, 100 फंक्शन 1 के थ्रू प्रिंट हो रहा था, 200 फंक्शन 2 के थ्रू प्रिंट हो रहा था और 300 मेन के थ्रू प्रिंट हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 100 प्रिंट हुआ और 300 किसकी वैल्यू है, M1 की वैल्यू है और प्रिंट कौन कर रहा है, फंक्शन 1। यानी कि आप देख पा रहे हो कि फंक्शन 1 जो है वो M1 को एक्सेस कर पा रहा है, तो इसका मतलब M1 ग्लोबल होगा तभी तो एक्सेस हो पा रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे आपने देखा कि फंक्शन 2 कॉल हुआ था आपका। फंक्शन 2 क्या किया, इसने F2 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, बट साथ ही साथ ये M1 को भी प्रिंट कर पा रहा है। तो देखो यहाँ पे M1 भी प्रिंट हो रहा है 300। फिर ये 300 कहां से आया, तो ये वाला जो 300 है वो आपका ये मेन का 300 है। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आ गया हमें कि ये तो समझ में आ गया कि भाई मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा देता हूं। ये तो समझ में आ गया कि भाई ये जो M1 है वो फंक्शन 1 में भी प्रिंट हो पा रहा है और फंक्शन 2 में भी प्रिंट हो पा रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हम F1 को यहां पे प्रिंट कर पाएंगे, क्या हम F1 को मेन के अंदर में यूज कर पाएंगे, क्योंकि F1 तो यहां पे क्रिएट किया गया था। तो आइए इसको रन करा के मैं पहले दिखाता हूं आपको प्रॉब्लम क्या आएगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, देखिए सारे रन कर गए। ये पहला भी रन कर दिया, फंक्शन 1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 100 300 आ गया। फंक्शन 2 ने भी 200 300 प्रिंट कर दिया। मेन में भी हम आ गए, हमने मेन में 300 भी प्रिंट कर लिया। लेकिन मेन में जैसे ही हमने प्रिंट F1 लिखा था जिस जगह पे, वहां पे एरर मैसेज आ गया और एरर क्या है, नेम एरर। नेम F1 इज नॉट डिफाइंड, नेम F1 इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का मैसेज क्यों आया, नॉट डिफाइंड इसलिए आया क्योंकि इसका लाइफ तो खत्म हो चुका है इस जगह पे ना, इट इज नॉट अवेलेबल हियर। इसका तो लाइफ फंक्शन 1 के साथ क्रिएट हुआ था, एग्जिस्ट किया था मेमोरी में, और जैसे ही फंक्शन 1 डिस्ट्रॉय हुआ, टर्मिनेट हुआ, ये F1 भी फिनिश हो गया यहां से, तो काम खत्म। चलिए आगे देखते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या मैं यहां पे F1 को यहां प्रिंट कर सकता हूं? चलो मैं जरा सा यहां देख लूं कि क्या मैं F1 को यहां प्रिंट कर सकता हूं। रन कराता हूं फिर से, इस लाइन को यहां से मैं हटा देता हूं अब, क्योंकि इस लाइन में तो एरर है, हटा दिया यहां से। मैं चेक कर रहा हूं कि क्या F1 को मैं यहां प्रिंट कर सकता हूं। अब देखिए फिर से एरर आ गया। कहां एरर आया, फंक्शन 2 के अंदर आया। क्या एरर है, F1 इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों, F1 नहीं है डिफाइंड, F1 डिफाइंड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा हटाइए इसको। मैं इस लाइन को यहां से हटा देता हूं और इस बार ना मैं यहां पे F2 को प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, शायद काम बन जाए। फिर से प्रॉब्लम आई, और इस बार प्रॉब्लम कहां आई, फंक्शन 1 के अंदर आई। क्या प्रॉब्लम आया, प्रिंट F2 में आया। प्रॉब्लम क्या है कि भाई नेम एरर है। क्या नेम एरर है, F2 इज नॉट डिफाइंड। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट क्या है और कैसे काम कर रहा है। चलिए अब मैं आपको एक नया चीज दिखाता हूं। अगर मान लीजिए कि इस जगह पे मैं G1 नाम का एक वेरिएबल बना दूं और इसको मैं 1000 दे दूं और मैं यहां पे लिख दूं G1, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहां भी प्रिंट किया
और मैंने इसको यहां भी प्रिंट किया। तो अब देखिए इस जीवन को ध्यान से देखिएगा, इस जीवन को जिसको कि मैंने यहां डिफाइन किया था, मैं कई जगहों पे यूज कर पा रहा हूं। मैं जरा से स्पेस कम कर लेता हूं अपना, सो दैट कि मुझे आपको प्रॉपर्ली दिख जाए यहां पे। ठीक है, तो अब देखिए ये जीवन मैंने यहां भी प्रिंट किया, यहां भी प्रिंट किया और यहां भी प्रिंट किया। ठीक है, और जीवन यूज कहां कर रहा हूं मैं, इस जगह पे डिफाइन कर रहा हूं, मतलब ना तो मेन ब्लॉक में लिख रहा हूं, एक्चुअली वो मेन ब्लॉक का ही पार्ट है, बट वो सुपर ग्लोबल की तरह यूज हो रहा है। वो ऐसा ग्लोबल है जो हर जगह यूज हो जाएगा, मेन में भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, उसको भी हम ग्लोबल ही काउंट करते हैं। अगर कोई वेरिएबल किसी भी फंक्शन में डिफाइन नहीं है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार। अब मैंने इसको रन कराया, अब रन कराया, कहीं कोई एरर नहीं आया। अब देखिए ये 100, 300, 1000 ये फंक्शन 1 ने आपको प्रिंट करके दिया है, 200, 300, 1000 ये फंक्शन 2 ने प्रिंट किया है, और 300 और 1000 ये आपको मेन ने प्रिंट किया है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये बात तो आपके समझ में आ चुकी है। अब जरा सा मैं ये दिखाऊं, एक नया कंसेप्ट यहां पे लोकल हाइट्स ग्लोबल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो इसको भी मैं जरा एग्जांपल्स के थ्रू आपको दिखा दूं। सपोज करो कि ये M1 और G1 है, चलो इस G1 को यही रहने देते हैं। सपोज करो कि यहां पे एक वेरिएबल मैं M1 बना देता हूं, और M1 इक्वल टू मैंने यहां पे 500 लिख दिया। मैंने एक ही जगह M1 बनाया है, ठीक है, दो जगह भी बनाना चाहो तो आप दो जगह भी बना दो। यहां भी एक M1 बना देता हूं, और यहां M1 इक्वल टू 555 लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूं, आउटपुट में देखो क्या ड्रास्टिक हो रहा है, 100, 500, 1000, जबकि M1 की ग्लोबल स्कोप में वैल्यू क्या थी, 300। यहां देखना 200, 555 एंड 1000। मतलब क्या हो गया कि ये जो M1 है, चलो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो इसको हटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सेव करता हूं, रन कराता हूं, फिर समझते हैं इसको। अब आप यहां पे देखो कि इस जगह पे तो 300 है, तो ये 300 तो मेन से उठ के आया, और इस जगह पे 500 है। ये 500 कहां से आया, तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी लोकल फंक्शंस में, किसी भी फंक्शंस में उसी नाम का वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिया, जिस नाम का वेरिएबल ग्लोबल के अंदर क्रिएट है, तो लोकल वेरिएबल ग्लोबल को हाइड कर देगा, और वो क्या करेगा, वो उसको यूज करेगा। देखो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो एक दूसरे को हाइड करता है, एक्सेसिबिलिटी हाइड हो जाती है, इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। उसने ओवरराइड कर दिया इस कंसेप्ट को यहां पे लाके। गॉट इट माय पॉइंट। चलो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि आगे मैं आपको बता रहा हूं लोकल वर्सेस ग्लोबल, ये मैंने आपको बता ही दिया, सुपर ग्लोबल का एग्जांपल भी दे दिया। यही चीज मैंने वहां भी एग्जांपल में समझाया था कि एसवेर नाम का एक वेरिएबल हमारा ये सुपर ग्लोबल है, और एसवेर हम यहां भी यूज कर पाएंगे और यहां भी हम यूज कर पाएंगे। तो ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने डिस्कस आपके साथ कर दिया है, एडवांस आपको बता दिया है। अब आता है ग्लोबल स्टेटमेंट का कंसेप्ट कि ये ग्लोबल स्टेटमेंट क्या है। ग्लोबल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर में ग्लोबल स्टेटमेंट है जो आपको ये परमिशन देती है कि आप उसी नाम का, ग्लोबल नाम का वेरिएबल लोकल में यूज कर सकते हो। राइट नाउ आई जस्ट शोन यू, अभी मैंने दिखाया कि अगर लोकल फंक्शन में किसी ग्लोबल नाम का वेरिएबल बना देते हैं तो ग्लोबल की एक्सेसिबिलिटी वहां हाइड हो जाती है, लोकल उसको ओवरराइड करता है। और अभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप कर सकते हो यूज, आप उसी ग्लोबल को यहां भी यूज कर सकते हो, लोकल के अंदर में भी, और आप लोकल के थ्रू ग्लोबल में चेंजेस भी ला सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत होती है ग्लोबल स्टेटमेंट की। इट डज नॉट अलाउ फंक्शंस टू क्रिएट अनदर वेरिएबल ऑफ द सेम नेम, वो उस नाम का दूसरा वेरिएबल नहीं बनाता है। जबकि अभी क्या हो रहा था कि उसी नाम का वेरिएबल अलग से बन रहा था, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल बन रहा था, एक मेन के स्कोप में था और एक उस पर्टिकुलर फंक्शन के स्कोप में बन रहा था। ठीक है, इट मींस listed identifiers are the part of global namespace or global environment. Python uses LEGB, अभी मैं बताऊंगा, namespace rule to search the identifier variables. इसका सिंटेक्स क्या होता है, आपको कुछ इस तरीके से फंक्शंस के अंदर में लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट, and it tell a function that particular name do not create variable but use as a global variable। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए,
कि यहां पे मैंने क्या किया, अब आपको मैं मेन से लेके चलता हूं, फंक्शन तो हमारा डेफिनेशन है, यहां पे मैं मेन से लेके चलता हूं। हमारे पास नम नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है 100। अमाउंट नाम की वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है 200। मेन ब्लॉक में नम को प्रिंट किया, अमाउंट को प्रिंट किया, चेक फंक्शन को कॉल किया, मेन ब्लॉक में फिर से नम को प्रिंट किया, अमाउंट को प्रिंट किया। अब जरा सा चेक के अंदर आ जाते हैं। चेक के अंदर भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है ग्लोबल नम। ये जो ग्लोबल नम है, और यहां पे फिर मैंने लिखा नम इक्वल टू 999। ये जो ग्लोबल नम है, ये क्या करेगा, ये इंडिकेटर देगा कि डोंट क्रिएट द नम वेरिएबल अ न्यू वन, यू जस्ट यूज दिस वेरिएबल, इसी वेरिएबल को यहां पे यूज कर लेगा। और जब आप यहां पे वैल्यू चेंज कर रहे थे, आपने चेंज किया, तो क्या होगा कि अब ये वेरिएबल 100 को पॉइंट करना बंद कर देगा इस स्टेटमेंट के कारण। अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो अमाउंट यहां पे लोकली क्रिएट हो रहा है, अमाउंट यहां पे लोकली क्रिएट हो रहा है, लेकिन नम यहां पे लोकली क्रिएट नहीं हो रहा है। नम तो ये वाला ही नम यूज हो रहा है, लेकिन अमाउंट नया बन रहा है। और अब आप जब नम और अमाउंट को चेक करोगे तो ये नम की वैल्यू तो ये दिखाएगा, अमाउंट की वैल्यू अमाउंट की वैल्यू आपको ये दिखाएगा। इस जगह पे नम की वैल्यू 100 आई थी, यहां पे अमाउंट की वैल्यू 200 आई थी। आफ्टर एग्जीक्यूशन नम की वैल्यू तो ये हो जाएगी, बट अमाउंट की वैल्यू अभी भी 200 ही रहेगी। मैं इसके आउटपुट को दिखा दूंगा आपको, आप जरा इसके आउटपुट को देख लीजिए कि आउटपुट क्या है। पहला आउटपुट आएगा मेन ब्लॉक 200 100 200 नम, सॉरी यहाँ पे नम और अमाउंट है ना, नम की वैल्यू क्या है 100 और अमाउंट की वैल्यू क्या है 200। ये उल्टा हो चुका है, ये 100 आएगा और ये 200 आएगा। अच्छा, यहाँ भी मैंने उल्टा ही लिख दिया हुआ है, तो ये गलत है, ये 999 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 200 ही आएगा। और यहां देखिए इनसाइड 999 और 222 आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट आउटपुट थोड़ा गलत लिखा गया है, ओवरराइट हो गया ये। ठीक है, चलिए मैं इसको प्रोग्राम्स के थ्रू आपको दिखा देता हूं। मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा है आपके लिए, ताकि मेरा टाइम कम लगे। लोकल ग्लोबल नाम से एक फंक्शन देखो बना हुआ है, और ये यस यहाँ भी वही है, नम अमाउंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आप देख लो, यहाँ पे मैंने ग्लोबल स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया, आपको दिख रहा है नम के साथ। नम की वैल्यू को मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे नम ऑलरेडी बनाया हुआ था। और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। मैं इसके आउटपुट को देख लो आप फटाफट कि आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। ये देखो, जब आउटपुट आप प्रिंट करो, मेन ब्लॉक नम 100 अमाउंट 200। ठीक है, इनसाइड चेक नम 999। अब देखो जरा सा, यहां पे नम की वैल्यू क्या है 999 है। ठीक है, यहां पे नम की वैल्यू क्या है, और मैं यहां भी दिखा देता हूं आपको साथ ही साथ कि मुझे यहां पे क्या प्रॉब्लम आई थी। ये इसको बंदी कर दें, इसका तो काम खत्म है हमारा। तो ये देख लो, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, ऊपर नीचे हो गया था, जो मैंने आपको बताया था कि ये 100 200 होगा। तो ये देख लेना आप एक बार। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो ये 100 200 आ गया। फिर अमाउंट अब इनसाइड द चेक फंक्शन में आया, तो नम की वैल्यू क्या है 999 और अमाउंट की वैल्यू क्या है 222। ठीक है, लेकिन जब फंक्शन से हम वापस आ गए मेन ब्लॉक के पास फिर से, तो नम की वैल्यू देखो 99। नम तो चेंज हो गया इसके कारण, क्योंकि आपने यहाँ पे ग्लोबल नम का कंसेप्ट लगाया था, लेकिन अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि अमाउंट तो यहाँ लोकल था और ये अमाउंट यहाँ लोकल है। तो स्टिल इसने क्या किया 200 प्रिंट किया। तो दिस इज अबाउट द ग्लोबल स्टेटमेंट। ठीक है, ग्लोबल स्टेटमेंट के बाद चलते हैं और अब समझते हैं कि ये एलईजीबी क्या होता है। एक्चुअली एलईजीबी स्टैंड्स फॉर लोकल इंक्लोजिंग ग्लोबल एंड बिल्ट इन नेम स्पेस। इसको नेम रिजोल्यूशन कहते हैं। पाइथन जब किसी भी वेरिएबल्स को चेक करता है तो ये 4 सीक्वेंस बना रखा है। सबसे पहले वो क्या करता है, वेरिएबल को लोकल इन्वायरमेंट में देखता है कि क्या हमारे लोकली सराउंडिंग्स में है। अगर वो लोकल सराउंडिंग में होता है तो उसके साथ काम करता है, अदरवाइज फिर वो आगे बढ़ेगा। और लोकल इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट मतलब ये जो लोकल जिसके अंदर क्रिएट हुआ है, ये उसकी बात करेगा, ये उसके अंदर जाके चेक करेगा। तो सबसे पहले लोकल नेम स्पेस में चेक किया, अगर वहां पे है तो ठीक है, नहीं है तो इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट में आ गया। मतलब ये लोकल किसी ना किसी एनवायरनमेंट के अंदर नेम स्पेस के अंदर होगा, उसको चेक करेगा। अगर वहां पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा ग्लोबल में आ जाएगा ये। अब ये ग्लोबल के अंदर चेक करेगा इंफॉर्मेशंस को कि क्या वो ग्लोबल में है, और अगर ग्लोबल में भी नहीं है तो वो बिल्ट इन एनवायरनमेंट में देखेगा। और इन सभी जगहों पे अगर नहीं है तो फाइनली आपको एक एरर मैसेज दे देगा, और उस एरर मैसेज का नाम होगा नेम एरर, कि भाई इस नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिफाइंड नहीं है। तो ये एरर मैसेज आपको वहां पे मिलने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, यही है आपका एलईजीबी रूल, लोकल
फिर लोकल जिसके सराउंडिंग में है उसको इनक्लोजिंग नेम स्पेस, फिर इनक्लोजिंग ये जिस ग्लोबल स्पेस में आ गए, और ग्लोबल के बाद हम कहां चले गए, बिल्ट इन नेम स्पेस में चले गए। जैसे कि आप इसको लोकल समझो, इसको मेन ब्लॉक समझो, इसको सुपर ग्लोबल वाली बात जो मैंने आपको बताई थी एक, और बिल्ट इन नेम स्पेस जो बिल्ट इन फंक्शन मतलब पाइथन के अपनी लाइब्रेरी में जो फंक्शन अवेलेबल है, जो बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो जाती है या जिसे आप इंपोर्ट करते हो। अब हम बात कर ले म्यूटेबिलिटी के बारे में कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास डेटा ऑब्जेक्ट। फंक्शन का लास्ट टॉपिक है और ध्यान से समझिएगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। देखिए हम सभी को पता है कि पाइथन इज गोइंग टू सपोर्ट, पाइथन इज सपोज द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स। सबसे पहले ये समझिए कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो वैल्यू को स्टोर नहीं करते। पाइथन वेरिएबल्स ऑलवेज वर्क एज अ रेफरेंसर, और वो किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस के एड्रेस को रेफर कर रहा होता है। वो उस मेमोरी एड्रेस को रेफर करता है जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर्ड होती है। जब आप कहते हैं a इक्वल टू 200, तो a इक्वल टू 200 आप कहते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर की एक मेमोरी में पहले 200 कहीं से लिखी होती है या लिखा जाता है, इसका कोई लोकेशन नंबर 101 होता है, और ये a नाम का जो वेरिएबल है इसके पास 101 आता है, और ये इसको इस तरीके से पॉइंट कर रहा होता है, ये इसको इस तरीके से पॉइंट कर रहा होता है, इसलिए इसको रेफरी कहा जाता है, रेफर्स कहा जाता है, ये रेफरेंस लेता है किसी ना किसी एड्रेस का। ये अब आपको पता है कि पाइथन में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जो इन प्लेस चेंजेस अलाउ करता है, इम्यूटेबल का मतलब होता है जो इन प्लेस चेंजेस अलाउ नहीं करता है। म्यूटेबल है कौन कौन, तो म्यूटेबल है लिस्ट और डिक्शनरी। इम्यूटेबल कौन है, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल्स, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये सारे क्या है, हमारे इम्यूटेबल हैं। और इम्यूटेबल का मतलब है इन प्लेस चेंजेस अलाउ नहीं होगा। अब जब कभी भी इफ यू ट्राई टू चेंज वैल्यू ऑफ इम्यूटेबल टाइप वेरिएबल देन इट स्टार्ट रेफरिंग टू अ न्यू मेमोरी एड्रेस दैट इज नॉट अलाउ इन प्लेस। मतलब क्या है, मतलब है जैसे कि मान लीजिए a इक्वल टू मैंने 20 लिखा, तो ये यहाँ पे 20 क्रिएट हो गया, ठीक है, इसका एड्रेस 101 है। ये क्या कर रहा है, a क्या कर रहा है, a इसको पॉइंट कर रहा है, a क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए आपने a इक्वल टू 40 लिखा, ये 40 सपोज करो कि 401 पे स्टोर है, ये क्या करेगा, अब इसको नहीं पॉइंट करके ये इसको पॉइंट कर देगा, तो इसने अपना रेफरेंस चेंज कर दिया। यहां 20 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई। लेकिन अगर ये म्यूटेबल टाइप होता, अगर ये म्यूटेबल टाइप होता तो ये रेफरेंस चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक लिस्ट है, मान लीजिए यहां पे 10, 12, 20 और 30 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे अगर है तो L इसको पॉइंट कर रहा है। अगर मैं L ऑफ 0 इज इक्वल टू 40 लिख देता हूं तो ये 40 चेंज होगा और ये L स्टिल इसी को पॉइंट करता रहेगा, ये किसी और लोकेशन को पॉइंट करना शुरू नहीं करेगा, मतलब इसके मेमोरी एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेबल कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेबल कहेंगे। अब ये जरा फंक्शंस के साथ क्या सीन है भैया, तो फंक्शंस के साथ जो सीन है इसको जरा ध्यान से समझो। कहता है कि व्हेन ए कॉल्ड फंक्शन रिसीव रेफरेंस ऑफ इम्यूटेबल टाइप, रेफरेंस ऑफ इम्यूटेबल टाइप देन चेंजेस मेड बाय इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन अ कॉलर फंक्शन। मान लीजिए कि यह एक मेन ब्लॉक है, यहां पे मेन ब्लॉक है ये, ठीक है, ये एक फंक्शन का ब्लॉक है, यहां पे x नाम का वेरिएबल x की वैल्यू 20 है, आपने फंक्शन को कॉल करके x पास किया, यहां पे एक y नाम का वेरिएबल है, तो क्या होगा, ये x की वैल्यू y को जाएगी, x की वैल्यू y को जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर इस मेमोरी लोकेशंस पे 20 और x इसको पॉइंट कर रहा है तो अब y भी इसी लोकेशंस को पॉइंट करना शुरू करेगा। अगर x के पास 101 था तो y के पास भी 101 ही आएगा और ये दोनों ही इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब अगर मान लीजिए यहां पे y इक्वल टू 40 लिख दिए, y इक्वल टू 40 लिख दिए, इसका मतलब ये खत्म हो गया और y ने क्या किया, एक नए लोकेशंस को पॉइंट करना शुरू कर दिया। यहां पे 40 स्टोर था 401 पे, तो y अब 401 को पॉइंट कर रहा है जहां पे 40 स्टोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि x ने इसको पॉइंट करना छोड़ के x भी 40 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो ये चीज आपको समझना है। तो ये मतलब होता है कि अगर आप इम्यूटेबल टाइप एज ए आर्गुमेंट देते हैं उसे, तो फंक्शंस के थ्रू किए गए चेंज एक्चुअल वैल्यू पे, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर नॉट एबल टू मेक द चेंज इन द एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू। जो चीज यहां पे आपको समझाने की कोशिश किया हूं मैंने, फंक्शन इम्यूटेबल में, फंक्शंस के अंदर में ये वैर है, वैर की आईडी मैंने दिखाई, वैर को दिखाया, वैल्यू दिखाया, सारी चीज दिखाया, फंक्शन में चेंज करके मैंने यहां पे चेंज भी किया इसको।
वापस जब मैं मेन पे आ रहा हूं, जैसे कि नम के अंदर मैंने अनजीव स्टोर किया था, मैंने नम को कॉल किया, इसकी आईडी आपको दिखा दी, नम को प्रिंट कराया, फंक्शन को कॉल कराया, वापस आके दिखाता हूं तो हमें क्या दिखता है, हमें जो दिखता है वो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। इनसाइड द मेन ब्लॉक आईडी ऑफ नम ये है, वैल्यू ये दिख रहा है, इनसाइड द फंक्शन आईडी ऑफ वैर देखो ये है। अब दोनों की आईडी जरा ध्यान से देखना, 759920 759920, वैल्यू क्या है, अनजीव है, चेंज किया गया फंक्शन में, मैंने यहां पे चेंज कर दिया। चेंज के बाद जब मैं वैर को प्रिंट कर रहा हूं तो वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, सिंक प्रिंट हो रहा है। मैं आईडी भी प्रिंट कर देता तो शायद ज्यादा सही होता, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद फंक्शंस को कॉल किया, कॉल करने के बाद जब देख रहा हूं तो यहां पे देखो नम अभी भी वही चीज को पॉइंट कर रहा है, वैल्यू अनजीव है, लेकिन यहां पे वैर किसको पॉइंट कर रहा था, वैर किसी और को पॉइंट करना शुरू कर दिया गया और वैल्यू सिंक हो गई। आइए मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू आपको दिखा दूं। मेरे पास मॉड्यूल मैंने बना रखा है, मैं इम्यूटेबल टाइप खोल दूं यहां पे और ये देखो जरा सा इसको, और अब मैं इसमें आईडी मतलब ये आईडी भी प्रिंट करवा देता हूं। यहाँ पे ये प्रिंट है ना वैर फंक्शन चेंज, मैं यहाँ पे आईडी भी प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट और आईडी ऑफ वैर, ठीक है, और मैंने लिख दिया आईडी वैर, ये मैंने इसको भी प्रिंट करा दिया और सेव कर देता हूं और रन करता हूं। जरा सा ध्यान से देखना इसको, जरा सा आउटपुट पर नजर डालो, देखा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे आईडी भी प्रिंट करा दिया। अब जरा से इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आओ आउटपुट पे नजर डालते हैं, पहले ध्यान से एडजस्ट करते हैं एक बार, देखने में आसानी हो जाएगी हमारी। ये देखो अब जरा सा ध्यान से आ जाओ। अब देखो ये फंक्शन इम्यूटेबल को ध्यान से देखो, यहाँ पे वैर है, ठीक है, यहां से आपने नम को अनजीव पास किया, इसकी आईडी देखो। चलो मेन ब्लॉक में देखते हैं आउटपुट में आईडी क्या है, 9136, लास्ट के 4 डिजिट को देखना आप ध्यान से। फंक्शन के अंदर आप आ गए, आईडी क्या प्रिंट हो रहा है, 9136, वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, अनजीव, चेंज किया गया, वैल्यू क्या हो गई, सिंक। अब आईडी ऑफ वैर को देखो जरा सा, 8880 चेंज हो गया ना। तो वैर ने अपनी आईडी चेंज कर दी, तो क्या नम भी चेंज कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ ही आप इंटीजर वैल्यू डाल दो, आप कोई वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा डेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ भी मैं चलो यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 99 डाल देता हूँ, जस्ट नेक्स्ट नंबर डाल देता हूँ, दोबारा रन करा के देख लो आप दोबारा रन कराओ, आपको फिर से वही चीज देखने को मिलेगा। 98, इसका एड्रेस क्या है, 3088। इनिशियली वैर किसको पॉइंट कर रहा था, 3088 को पॉइंट कर रहा था, वैल्यू भी सही दे रहा है, फंक्शन ने चेंज कर दिया 99, इसने कहाँ चला गया, ये 3120 पे चला गया। लेकिन वापस नम को चेक किया तो 3088 पे ही था, पहले भी वहीं पे था और बाद में वहीं पे, वैल्यू भी वही है। तो दैट इज द म्यूटेबल, इम्यूटेबल। लेकिन यही चीज अगर म्यूटेबल के साथ होता, अगर इसी चीज को मैं म्यूटेबल के साथ देख लूं जरा सा, अगर म्यूटेबल फंक्शंस के साथ देखा जाए तो यहां पे क्या कहता है कि when a called function receive reference of the mutable type then changes made by it reflected in the caller function। caller function कौन है, जो कॉल कर रहा है वो कॉलर है, called function कौन है, जिसको कॉल किया गया वो called function है। if its name is not assigned a different variable or data type, मतलब कहता है कि रिफ्लेक्ट करेगा अगर उसके नाम को कोई और दूसरे वेरिएबल और डेटा टाइप्स असाइन ना करे। does not reflect in the caller function if it is assigned a different variable or data type। अगर उसको डिफरेंट वेरिएबल और नाम असाइन कर दिया तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, मैं इसको रन करा के दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो मैं रन करा के दिखा देता हूं। ये हमारे पास बना हुआ है फंक्शन, मैं उसको म्यूटेबल को खोल लेता हूं। ये देखो मैंने म्यूटेबल को खोल लिया, ठीक है, और इसको मैं जरा सा साइज एडजस्ट कर दूं फटाफट। चलो एडजस्ट हो गया, इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलो तो ये देखो जरा सा, अब ये आपका फंक्शन म्यूटेबल है। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन म्यूटेबल वैर प्रिंट इनसाइड द फंक्शन इम्यूटेबल, सॉरी यहाँ पे म्यूटेबल लिख दें, इनसाइड द फंक्शन म्यूटेबल, ठीक है। चलो अब तो ठीक है, चेंज इन फंक्शंस। और यहाँ पे अब मैंने एक लिस्ट लिया num 1 2 3 और यहाँ पे मैंने आईडी ऑफ num को प्रिंट कराया, num को प्रिंट करा दिया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन म्यूटेबल को कॉल किया, फिर मैंने यहाँ पे आईडी ऑफ var को प्रिंट कराया, var की वैल्यू प्रिंट कराई, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया इसको, इसकी वैल्यू को चेंज किया, लिस्ट को एक्सटेंड कर रहा हूँ। फंक्शन कॉल के पास फिर से वापस आईडी को चेक किया, प्रिंट कराया, मैं यहां भी एक बार चेंज के बाद भी मैं आईडी को प्रिंट करा लेता हूं, प्रिंट आईडी ऑफ वैर,
और मैं इसको प्रिंट करा देता हूं आईडी वेर करके, इस तरीके से सेव करता हूं, रन कराता हूं और अब रन करके देख लो, आउटपुट पे जरा सा नजर डालना, ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मेन ब्लॉक के अंदर में नम की आईडी तो ये है, वैल्यू लिस्ट आपको प्रिंट हो रहा है, आईडी आपका, आप लास्ट 8768 को याद करो। आप फंक्शन के अंदर आ गए, 8768 पे अभी भी हो, वैल्यू भी वही है, फंक्शन में चेंज किया, लिस्ट एक्सटेंड हो चुका है, देखो नई वैल्यू यहाँ पे ऐड हो चुकी है, आईडी अभी भी वही है, उसी लोकेशंस पे है। और मजेदार बात क्या है कि फंक्शन कॉल के पास जब नम को मैं चेक कर रहा हूं तो नम अभी भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और वैल्यू भी नम का चेंज हो गया। तो मतलब फंक्शन ने जो चेंज किया, कॉल्ड फंक्शंस के द्वारा जो चेंज किया गया वो कॉलर फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन कंडीशन नंबर 2 आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। कंडीशन नंबर 2 ये कह रहा था कि यहां पे किसी तरह का चेंज जो हो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं वेर इक्वल टू ऐसे लिख देंगे लिस्ट 4,5,6, ध्यान से देखना, मैंने यहां पे वेर डॉट एक्सटेंड नहीं लिखा, मैंने वेर इक्वल टू एक नई वैल्यू इसको दे दी, मैं पूरा का पूरा वैल्यू का सेट ही चेंज कर रहा हूं। तो अब जरा अच्छा चेक कर लेते हैं कि क्या अभी भी चेंज कर पाएगा, इज इट पॉसिबल। ध्यान से देखो यहां पे, तो ये चीज ध्यान रखना है, आप उसको कोई नया डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हो, आप उसको कोई डायरेक्ट नया वैल्यू नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर मैं यहां पे ये लिख देता कि where 0 इक्वल टू 456, अब चेंज को ध्यान से देखना जरा सा, where 0 इक्वल टू 456, अब देखो दिखा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। और इसको कैसे पास करोगे, कैसे यूज करोगे, तो ये रहा आपका म्यूटेबिलिटी म्यूटेबल। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा इसके बारे में, आज के वीडियो में फंक्शन के बारे में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना तो आपका ड्यूटी में आती है और ये मेरा हक है और आपको सब्सक्राइब करना भी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।